दोस्तों, आखिरकार जिसका डर था वही होना फिर से शुरू हो चुका है। एक तरफ यूएन के उस प्रस्ताव को हमास और तमाम सारे जो फलस्तीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने नकार दिया है, उसका विरोध कर दिया है। तो अब वेस्ट बैंक में अब इजरायलियों पर एक तरीके से एक बड़ा हमला हुआ है, एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और उस हमले में ये बताया जा रहा है कि कई लोग हलाक हुए हैं और जो हमलावर हैं वो भी मारे गए हैं। बताया गया 2 हमलावर आईडीएफ ने उनको मार गिराया है। ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अल अक्सा मामले में वहां के जो इमाम हैं उन पर किस तरीके से अब एक मुकदमा चलने की जो बात कही जा रही थी वो शुरू हो चुका है। उसका पूरा का पूरा ताज़ा अपडेट क्या है उस बारे में वो खबर भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा लेबनान में एक बार फिर से बड़ा अटैक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आईडीएफ की स्ट्राइक है, ड्रोन अटैक किया गया है, उसके बारे में भी आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दोस्तों उसी इलाके की हैं जहां पर ये हमला किया गया। दोस्तों, ये तस्वीरें बीती शाम की हैं जब वेस्ट बैंक का ये इलाका है। वेस्ट बैंक का इलाका, इसको आप वहाँ का एक जंक्शन बोला जाता है, उसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। उस जंक्शन पर ये वहाँ पर चाकूबाजी हुई है और इस चाकूबाजी में बताया जा रहा है कि एक 60 साल का इजरायली सेटलर वो उसकी मौत हुई है, वो मारा गया। और इसके अलावा एक महिला और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ये गुश एत्जियोत जंक्शन है, यहाँ पर चाकूबाजी हुई है। अब जरा ये खबर देखिए, जरा ये पहली जो फर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट न्यूज़ है वो राइटर्स के हवाले से क्या बताएगा। कार रैम्बिंग स्टैबिंग अटैक इन वेस्ट बैंक किल्स 1 इंजरीज थी। ये पहली शुरुआती दौर की यह खबर है जिसमें बताया गया कि कार के रैम और चाकू के हमले से हमला हुआ अचानक से गुश एत्जियोन में, और उसके बाद में एक व्यक्ति की मौत हुई और 3 जो है इसमें घायल हुए हैं। ये इस खबर में फर्स्ट प्राइम फर्स्ट बताया गया। दोस्तों, इसी को लेकर के एसोसिएटेड प्रेस ने देखिए क्या बताया गया। 1 इजरायली किल्ड 3 वाउंडेड इन वेस्ट बैंक स्टैबिंग ऑन यूएन अप्रूव्ड। ये खबर दोस्तों इसमें बताएगी। इसमें देखिए क्या बताया गया, सीधे तौर पर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये पूरी खबर दरअसल जो बता रही है वो ये है कि मंगलवार को ये घटना हुई, शाम को, मंगलवार शाम की घटना है, बीती शाम की घटना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेस्ट बैंक में एक बार फिर बताया गया कि हिंसा और तनाव से दहल उठा है। इसमें बताया गया कि इजरायली सेना के अनुसार 2 फलस्तीनी हमलावरों ने गुश एत्जियोन जंक्शन पर चाकूबाजी की, जिसमें एक इजरायली मारा गया है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया है। यह हमला दोस्तों उस वक्त हुआ जब वहां पर भीड़ भाड़ मौजूद थी, और वैसे भी गुश एत्जियोन जो इलाका है वो भीड़ भाड़ भरा इलाका है। इसमें यह बताया गया कि 60 साल का एक व्यक्ति है, इजरायली व्यक्ति, उसकी मौत हुई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और एक टीनेजर को चोटें भी आई हैं इस मामले में, और दोनों हमलावरों को वहीं पर मार गिराया है, ऐसा आईडीएफ के अफसरों का कहना है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में लगातार आप देखेंगे तो वेस्ट बैंक में एक अजीब सा तनाव है। वेस्ट बैंक में देखिए लगातार फलस्तीनियंस को निशाना बनाया जा रहा है, सेटलर्स लगातार निशाना बना रहे हैं, और ये 24 घंटे में नहीं, बीते कई दिनों से है। और अब देखिए ये अपने आप में एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया कि देखिए किस तरीके से हमला किया गया, और इसमें कई सारे लोगों को एक तरीके से घायल हुए हैं। और ये हमला बताता है कि दरअसल जो सेटलर्स के हमले हुए हैं, जिस तरीके से सेटलर्स वहाँ पर फ़लस्तीनियंस के खेतों में, वहाँ पर उनके प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, ये उसके प्रतिकार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो इस पूरे मामले में खबर निकल के सामने आई वो ये कि इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है वो अभी तक किसी भी समूह ने या किसी भी आतंकवादी संगठन ने, जो इजराइल की तरफ से बताया गया, नहीं ली है। यह भी बताया गया कि रणनीतिक तौर पर ये जो गुश एत्जियोन जो जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अक्सर इस तरीके की पहले भी घटनाएं
हो चुकी हैं, ऐसा भी बताया गया दोस्तों। अब इसी खबर को लेकर देखिए द टाइम्स ऑफ इजराइल क्या लिखता है, मैन स्टैब्ड टू डेथ इन टेरर अटैक एज गुश एत्जियोन जंक्शन। गुश एत्जियोन जंक्शन में बताया गया कि एक मैन की, इजरायली व्यक्ति की मौत हुई है और कई लोग जो उसमें 2 हमलावर मारे गए हैं। अ मैन इन हिज 30s वाज स्टैब्ड इन डेथ इन द टेरर अटैक इन द गुश एत्जियोन। देखिए यहाँ पर 30 साल उम्र बताई गई है और एसोसिएटेड प्रेस में 60 साल बताई गई, तो यहाँ पर ये एक अंतर है। लेकिन इन तस्वीरों में आप अब देखिए कि कितना ज़बरदस्त ये दूर की तस्वीरें हैं गुश एत्जियोन जंक्शन की। कुछ और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये देखिए, ये एक कार से ये विजुअल बनाया गया, ये वीडियो बनाई गई। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर देखिए भीड़ लग गई है, IDF के जवान हैं यहाँ पर, बहुत सारे हलचल मची है और यहाँ पर कुछ लोग मारे गए हैं। अब क्या एग्जैक्ट नंबर क्या है ये तो पता चलेगा बाद में, लेकिन ये बात अब पुख्ता हो चुकी है कि एक तरीके से प्रतिकार किया जाना शुरू हो चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तमाम सारे अलग अलग सोर्सेज में तमाम सारी खबरें जो हैं इस तरीके से वहां पर लिखा जा रहा है दोस्तों। उधर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई जिसमें द हिंद रजाब फाउंडेशन ने, HRF ने 2 इजरायली सैनिकों पर ICC में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है, मुकदमा चलाने की मांग की है। देखिए जरा द क्रेडल की रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बताया गया, द हिंद रजाब फाउंडेशन हैज फिल्ड क्रिमिनल वॉर क्राइम कंप्लेंट अगेंस्ट 2 इजरायली सोल्जर्स। 2 इजरायली सोल्जर्स के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। पहले का नाम है दोस्तों रैपर नोम ल्यूत्सरेली। ये 27-28 अक्टूबर 2023 को 699 पैराट्रूपर्स बटालियन के 591वीं फायर एरोज ब्रिगेड के साथ ये सोल्जर तैनात था। HRF ने उसके खिलाफ शिकायत चेक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 158 के तहत दर्ज की है। ल्यूसेरली ने दिसंबर 2024 के दौरान वास्तविक फुटेज दिखा जिसमें इजरायली बलों को, जो IDF के जो सोल्जर्स हैं उनके फलस्तीनी घरों पर धावा बोलते और इमारतों को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया था। और दूसरा व्यक्ति है दोस्तों सार्जेंट ओहद हिलेल। ये गिवाती ब्रिगेड की 846वीं पेट्रोल बटालियन का आदमी है, उसका ये सदस्य है। HRF ने इसके खिलाफ शिकायत कोपहेगन पुलिस और नेशनल यूनिट फॉर स्पेशल क्राइम NSK में दर्ज की है। इस पर आरोप लगाया गया कि हिलेल जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक गजा में तैनात था, यानी कि इजराइल में आक्रमण में सबसे विनाशकारी चरणों के दौरान वहां पर ये मौजूद था। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, मिडिल ईस्ट आई की खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या बताया गया, इजराइल ट्राइज अल अक्सा इमाम एक्रियम साबरी ओवर एलिस्ड इंसाइटमेंट। इसमें बताया गया कि अल अक्सा मस्जिद के जो इमाम हैं उनको एक तरीके से उन पर मुकदमा चलना शुरू हो गया है। ये पूरी खबर देखिए, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। उसमें बताया गया कि इजरायली अधिकारियों ने अल अक्सा मस्जिद के इमाम शेख इक्रिमा सबरी के खिलाफ उकसावे के आरोपों पर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी पहली सुनवाई बीते दिन यानी कि मंगलवार को हुई। उन पर आरोप है कि 2024 में उन 2 शोक भाषण जिनमें बताया गया कि जो हमास से जुड़े हुए सदस्य थे उनकी शोक सभा में गया और लोगों को उन्होंने इजराइल के खिलाफ उकसाया, ऐसे इन पर आरोप है। और इन्हीं आरोपों के तहत जो है इन पर मुकदमा चलाया जाना शुरू हो चुका है। मंगलवार को इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर आई दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान में ड्रोन स्ट्राइक की है और इस ड्रोन स्ट्राइक में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि यह व्यक्ति हिजबुल्लाह का आदमी था, हिजबुल्लाह का सदस्य था जिस पर अटैक किया गया। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी सदर्न लेबनान की तस्वीरें हैं। ये ब्लीदा इलाका, ब्लीदा कस्बा है जहां पर इस व्हीकल को टारगेट किया इजरायली ड्रोन ने। ये एक और तस्वीर देखिए, ये दूर से फुटेज है, ये फोटो है, इसको देखिए जरा। इसमें साफ तौर पर बताया गया नजर, ये देखिए अमानकुल कबीर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने पूरी इंफॉर्मेशन दी आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया अनदर इजरायली असैसिनेशन स्ट्राइक टारगेटेड अ व्हीकल इन बिन जेबल सदर्न लेबनान किलिंग 1
Israel has now killed 367 Hezbollah members since the Israel-Hezbollah ceasefire 365 days ago। बताया गया कि 365 दिन यानी कि बीते एक साल में हिजबुल्लाह पर 367 मेंबर्स को मार चुका है इजराइल अलग अलग ड्रोन स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में। ये बात दोस्तों कही गई है। उधर दोस्तों एक और बड़ा बयान आया निकल के सामने, जो गजा के जो फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से एक संयुक्त बयान आया। द क्रेडल ने देखिए क्या छापा है। ये पहला बयान जो है पीएफएलपी की तरफ से है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन, ये एक और रेजिस्टेंस फोर्सेस है उसकी तरफ से ये बयान आया, जिसमें देखिए क्या कुछ कहा गया। मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया कि हम गाजा पट्टी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के निर्णय को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, और यह भी कहा गया कि यह तथाकथित पीस काउंसिल के जरिए संरक्षक शासन थोपने की एक सीधी कोशिश है, जिसमें संक्रमणकालीन और संप्रभु अधिकार दिए गए हैं। यह कब्जे को नए रूप में दोहराता है, फलस्तीनियों की भूमिका को किनारे करता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकार को कमजोर करता है। यह बात दोस्तों कही गई है। अब देखिए कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से जो कंबाइंड स्टेटमेंट आया वो देखिए, इसमें देखिए 3-4 बातें कही गई हैं। अ जॉइंट स्टेटमेंट बाय फलस्तीनियन रेजिस्टेंस फैक्शंस, पहला बताया गया द यूएस लेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन गजा इज अटरली रिजेक्ट कर दिया है। द रेजोल्यूशन बाईपास इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एंड पेव्स द वे फॉर द क्रिएटिंग arrangement outside the Palestinian nationals will any international force intended to be deployed in Gaza in the proposed form will turn into the form of guardianship or imposed mandate undermining the Palestinian people's right and self-determination। दोस्तों इसमें साफ तौर पर 3 बातें कही गई। पहला, गजा पर अमेरिका प्रायोजित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज किया जाता है। दूसरा, यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय ढांचों को दरकिनार करता है और फलस्तीनी राष्ट्रीय इच्छा के बाहर नई व्यवस्थाएं थोपने का रास्ता बनाता है। ये तर्क दिया गया। तीसरा तर्क, गजा में जिस रूप में अंतरराष्ट्रीय बल तैनात करने की बात कही गई है वो व्यवहारिक रूप से संरक्षक शासन यानी कि गार्डियनशिप या थोपे गए मैंडेट में बदल जाएगा, जिससे फलस्तीनी जनता के आत्मसमर्पण के अधिकार को, आत्मनिर्णय के अधिकार को कमजोर किया जाएगा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हुए इन रेजिस्टेंस फोर्सेस ने यूएन के और अमेरिका के उस प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि प्रस्ताव का खारिज होना, और इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा एक और बयान दिया गया जिसमें यह कहा गया कि अगले राउंड का जो पीस प्रोसेस है वो शुरू नहीं होगा, जिसमें यह बात कही गई है कि फलस्तीन को अलग स्टेट के तौर पर मान्यता दी जाए। उसने साफ इनकार कर दिया। उसका जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेन गवीर, उसने सीधे तौर पर फलस्तीनियन ऑफिशियल्स को, अथॉरिटीज को असैसिनेट करने की धमकी दे दी है। ऐसे में ये 2-3 चीजें जो निकल के सामने आ रही है, उधर वेस्ट बैंक में फिर से हमले शुरू हो गए हैं। तो क्या अब ये जो सीज फायर है ये अपने अंतिम चरण में है क्या? इस तरीके के भी सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।